वी आर एट चैप्टर नंबर 11 ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट। ठीक है, सो इस चैप्टर में डिस्कशन इज अबाउट एसए 700 सीरीज। ठीक है, 700 की पूरी सीरीज इस चैप्टर में कवर्ड है। ऐसे करके हम 700 की सीरीज देखेंगे। सबसे पहला है एसए 700 खुद। ठीक है, एसए 700 क्या बोलता है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म करना और उस ओपिनियन को रिपोर्ट करना, ये बोलता है एसए 700। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। कि भाई आपको ओपिनियन फॉर्म करना है, दैट इज वन थिंग। यस, डेफिनेटली विदाउट ओपिनियन देयर इज नो यूज ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट। लेकिन ओपिनियन फॉर्म करने के बाद में आपको उसको रिपोर्ट करना है। वो रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट क्या होगा? नहीं तो हर ऑडिटर अलग तरीके से रिपोर्टिंग करेगा तो किसी को उसको समझ में नहीं आएगा। तो आईसीआई ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया है जिस फॉर्मेट में आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो वो ऐसे 700 जो है वो उसको बताता है। नाउ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। The auditor's report includes the following basic elements। नीचे दिए गए बेसिक एलिमेंट्स ऑडिटर की रिपोर्ट में होते हैं। सर ये क्वेश्चनेबल है क्या? नहीं, इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आना बहुत ही रेयर चांसेस है, लेकिन इसके ऊपर आपको ट्रू और फॉल्स आ जाए या आपको इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाए, ये हाई चांसेस है। ठीक है, तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना बेटा, वो इसी फॉर्मेट में होती है। लाइक एक के नीचे एक होते हैं, ए के बाद में बी आता है, बी के बाद में सी आता है ना, वैसा ही ये सब सीक्वेंस में है। ये सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। तो हो सकता है सीक्वेंस के ऊपर भी एमसीक्यू आ सके। इसके लिए ये चार्ट में डाला है ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ जाए। पहला है टाइटल। टाइटल मतलब क्या? कौन सी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, तो टाइटल क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, सेकंड है एड्रेसी। एड्रेसी मतलब किसका ऑडिट कर रहे हो। टाइटल तो हो गया ऑडिट रिपोर्ट, एड्रेसी मतलब किसका ऑडिट कर रहे हो। शैल बी एड्रेस्ड एज रिक्वायर्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है, तो हम ऑडिट रिपोर्ट किसको देते हैं? मेंबर्स को, कंपनी के मेंबर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को। तो हम एड्रेसी कौन होगा? टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, लेकिन ये सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अलग हो सकता है, क्योंकि कभी कभी लाइक इट्स नॉट ऑल अबाउट स्टैट ऑडिट ना। कभी कभी ऑडिटर को जो है मेंबर्स के अलावा कोई और भी अपॉइंट कर सकता है, राइट। तो इट डिपेंड्स कि ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया और ऑडिटर किसको एड्रेस कर रहा है अपना रिपोर्ट। उसके बाद में आता है ऑडिटर्स ओपिनियन। थर्ड चीज है ऑडिटर का ओपिनियन। ठीक है, डायरेक्टली मुद्दे पे आओ। आपने इस कंपनी का ऑडिट किया है तो आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है? The first section of the auditor's report shall include the auditor's opinion and shall have the heading opinion। तो उसका हेडिंग क्या रहेगा? ओपिनियन। क्या हेडिंग रहेगा थर्ड सेक्शन का? ओपिनियन। The opinion section of the auditor's report shall also a identify the entity whose financial statements have been audited। ठीक है, ओपिनियन सेक्शन में फिर से उसको लिखना चाहिए कि भाई तुमने किसका ऑडिट किया है। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट किया है, तुमने किसका ऑडिट किया है वो पहले आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, ताकि एक और क्लैरिटी मेंबर्स को मिल जाए जब वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। एक बार क्लियरली लिख दो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट भी किया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। तो पहला किसका ऑडिट कर रहे हो वो लिख दो। सेकेंड आपने ऑडिट किया है वो लिख दो। थर्ड है आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया। तो ऐसा जितने भी स्टेटमेंट्स है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बन रहे हैं, उनके सबके टाइटल मेंशन कर दो कि वी हैव सीन द पीएनएल, बैलेंस शीट एटसेट्रा एटसेट्रा। डी है रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नोट्स होता है, कंडीशन लायबिलिटी का नोट होगा और तरह तरह के डिस्क्लोजर्स होंगे। तो आपको नोट को भी रेफर करना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखता है। हर कंपनी, आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो हो गया। लास्ट है स्पेसिफाई द डेट ऑफ और पीरियड कवर्ड बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर एक स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है उसका डेट क्या है भाई। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 ऐसे क्या पीरियड कवर कर रहा है वो भी आपको स्पेसिफाई करना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको आपके ऑडिटर्स ओपिनियन में डालनी चाहिए। फिर ऑडिटर्स ओपिनियन हो गया, उसके बाद में आता है बेसिस फॉर ओपिनियन। क्या आता है? बेसिस फॉर ओपिनियन। ठीक है, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या बोलते हैं? द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन विद द हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन। कि भाई आपने जो भी ओपिनियन दिया
उसका बेसिस क्या है, आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो उसका बेसिस क्या है, आपने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो उसका बेसिस क्या है, व्हाट इज योर बेसिस फॉर ओपिनियन, किन सबूतों को मद्देनजर रख के आपने ये ओपिनियन पास किया। पहला क्या है, स्टेट्स दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। ठीक है, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या 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 लिखना है वो बता रहा है। पहला क्या लिखना है कि भाई जो हमने ऑडिट कंडक्ट किया है वो एसएस के हिसाब से ऑडिट कंडक्ट किया है, स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट कंडक्ट किया है। बी क्या है, रेफर्स टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज अंडर द एसएस। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं एक इसी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन है जिसमें लिखा है ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते वक्त ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है। और वैसे एक और सेक्शन आएगा जिसमें लिखा होगा मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है। तो आपको बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में रेफर कर देना है कि देखो हमने नीचे लिखा है कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या क्या है, तो हमने उस रिस्पांसिबिलिटी का पूरा अच्छे तरीके से पालन किया है। ठीक है, ताकि मेंबर जो आपके ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं उनको वो चीज मालूम पड़ जाए। ठीक है, नाउ सी आता है। सी क्या है, इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। भाई एक और चीज तुम बेसिस फॉर ओपिनियन में डाल दो कि आप एंटिटी से इंडिपेंडेंट हो, आपका एंटिटी से कोई लेना देना नहीं है। includes a statement that the auditor is independent of entity in accordance with the relevant ethical requirements related to the audit and has fulfilled the auditor's other ethical responsibilities in accordance with these requirements. The statement shall refer to the code of ethics issued by ICAI. सिंपल है। तो एक और ये भी चीज बोल दो कि भाई आप एंटिटी से इंडिपेंडेंट हो, आपने सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरे किए हैं। उसके बाद में स्टेट्स वेदर द ऑडिटर बिलीव्स दैट द ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ये भी आप लिख दो लास्ट में बेसिस फॉर ओपिनियन में कि आपने जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है दैट ऑडिट एविडेंस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर के ओपिनियन जो ऑडिटर ने फॉर्म किया है उसको एक बेसिस देने के लिए ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है। उसके बाद में आता है फिफ्थ, गोइंग कंसर्न वेयर एवर एप्लीकेबल द ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसए 570 कि इस कंपनी का गोइंग कंसर्न है या नहीं है वो आपको आपका ऑडिट रिपोर्ट में डालना है। 6 पॉइंट आता है की ऑडिट मैटर्स। ठीक है, ये एक सेपरेट ऐसे हम लोग आगे देखने वाले हैं। फॉर ऑडिट्स ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसए 701। तो एसए 701 के हिसाब से की ऑडिट मैटर जो है वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में डालना है। वो 6वां पॉइंट आपके ऑडिट रिपोर्ट का होगा। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन अपना आगे आने वाला है। 7th आता है रिस्पांसिबिलिटीज। रिस्पांसिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल डिस्क्राइब द मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी फॉर। अभी 7th पॉइंट पे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है। किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? 2 है। पहली क्या है? प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइंस इज नेसेसरी टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, ठीक है, जो मैनेजमेंट को लगता है कि बहुत जरूरी है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। तो 2 रिस्पांसिबिलिटी क्या है? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और इंटरनल कंट्रोल लगाना जो कि मैनेजमेंट को सही लगता है, which is necessary to enable the preparation of the financial statements which are free from material misstatement. ठीक है, उसके बाद में आता है assessing the entity's ability. Assessing the entity's ability to continue as a going concern. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये असेस करना कि उसकी जो कंपनी है वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट एज वेल एज डिस्क्लोजिंग इफ एप्लीकेबल मैटर्स रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। क्या गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग करना एप्रोप्रिएट है? ठीक है, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे अकाउंटिंग करना एप्रोप्रिएट है या नहीं है, और जो भी गोइंग कंसर्न रिलेटेड मैटर्स है वो डिस्कस करना है। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क या 3 मार्क के लिए कि बताइए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप इसको पढ़ लेना। 8 आता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। Auditor's responsibility for the audit of the financial statements. The auditor's report shall include a section with the heading Auditor's responsibility for the audit of the financial statements. ठीक है, तो ये हेडिंग भी आपके ऑडिट रिपोर्ट में होनी चाहिए। अभी इसमें क्या आता है? This section of the auditor's report shall, पहला है state the objective of the auditors are. ठीक है,
इसमें अभी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम क्या क्या लिखने वाले हैं वो बता रहा है वो। तो पहला क्या बोल रहे हैं कि पहला आपको बताओ कि आपके ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमने चैप्टर नंबर 2 से पढ़ते, चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, एंड इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स द ऑडिटर्स ओपिनियन। ये दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो उसको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और सेकंड उसको अपना ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू करना है इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन। बी पॉइंट क्या है, स्टेट दैट रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect all the material misstatement when it exists। वो क्या बोल रहे हैं कि ये भी आपको आपके ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेंशन करना है बी पॉइंट में कि रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो एक अच्छा एश्योरेंस है, वो एक हाई लेवल एश्योरेंस है, बट इट इज नॉट अ गारंटी, कोई गारंटी नहीं है कि एक ऑडिट एसएस के हिसाब से कंडक्ट किया हुआ एक ऑडिट जो है विल ऑलवेज डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हेन इट एग्जिस्ट, ठीक है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हर बार डिटेक्ट करेगा ही करेगा ये जरूरी नहीं है, ये पहले लिख दो कि भाई ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो है बट कोई गारंटी नहीं है कि हर बार ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करेगा। उसके बाद में आता है स्टेट दैट द मिसस्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर एंड आइदर, ठीक है। पहला, डिस्क्राइब दैट दे आर कंसीडर्ड मटेरियल इफ इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट they could reasonably be expected to influence the economic decision of users taken on the basis of this financial statements। बोल रहे हैं कि मिसस्टेटमेंट्स फ्रॉड से भी हो सकते, एरर से भी हो सकते, और उनको मटेरियल कब कहा जाएगा, इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, जब वो रीजनेबली इन्फ्लुएंस कर सकते इकोनॉमिक डिसीजंस को, यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को रीजनेबली इन्फ्लुएंस कर सकते, अगर ऐसा है तो वैसे मिसस्टेटमेंट को मटेरियल कहा जाएगा। सेकेंड है, प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और यहाँ पे लिख दो कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से मटेरियलिटी का डेफिनेशन क्या है वो भी मेंशन कर दो। तो ये तीन चीजें ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी में हम डालोगे, एक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद में रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट देयर इज नो गारंटी, उसके बाद में स्टेट द मिसस्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर और एदर फ्रॉम देम, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद में ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल फर्दर। अब ये सेकंड पार्ट, ऊपर अपन ने पहला पार्ट पढ़ा, अभी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेकंड पार्ट क्या बोलता है वो, टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोफेशनल जजमेंट लगाए और थ्रू आउट द ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड लेके चले, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है आपको पता है। उसके बाद में ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें पहला क्या होता है, टू डिस्क्राइब एन ऑडिट बाय स्टेटिंग दैट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू आइडेंटिफाई, ऑडिट को डिस्क्राइब करो, ठीक है, और उसमें ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ऐसा स्टेट करो, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू आइडेंटिफाई, एक मिनट, तो पहला ये है to identify and assess the risk of material misstatement of the financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कितना रिस्क है उसको आइडेंटिफाई और असेस करना, ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का है। सेकंड है, टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट फॉर ऑडिट टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर। जो कंपनी के अंदर के इंटरनल कंट्रोल है उसकी जानकारी प्राप्त करना, ये दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, उसको ऑडिटर को एप्रोप्रिएटनेस इवेल्युएट करनी है, किस चीज की सर, ये तीन चीजों की, जो अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने यूज करी है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट, जो भी अकाउंटिंग एस्टीमेट मैनेजमेंट ने किए हैं वो रीजनेबल है या नहीं है, और रिलेटेड डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट ने जो भी डिस्क्लोजर्स किए हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। ये तीन चीज जो है ये उसको इसकी एप्रोप्रिएटनेस को इवेल्युएट करना है, ये उसकी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ क्या है, टू कंक्लूड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न का यूज किया है, ठीक है, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है उसके बारे में जानकारी देना है, ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद में टू इवेल्युएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरऑल प्रेजेंटेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट क्या है, उसको इवेल्युएट करना, ये उसका पांचवा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया है
एग्जाम में अगर आया तो आप इसको आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये पॉइंट जरूर लिखना है, 5 पॉइंट, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद में है एक टू इवैल्यूएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग पॉलिसीज और डिस्क्लोजर्स। उसके बाद में है इंटरनल कंट्रोल की पूरी जानकारी लेना। उसके बाद में है मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न यूज किया है उसको एप्रोप्रिएट है या नहीं उसको इवैल्यूएट करना। और लास्ट है ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करना, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे हमारा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ का सेकंड पॉइंट खत्म होता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल आल्सो। अब इसमें क्या बोलता है वो, पहला स्टेट दैट द ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस रिगार्डिंग अमंग अदर मैटर्स। अब इसमें आपको ये स्टेट करना है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि दोज चार्ज्ड विद गवर्नर से ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा नीचे दिए गए मैटर्स के ऊपर। पहला क्या है, द प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट का प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग क्या है, कब ऑडिट होने वाला है, क्या स्कोप है, एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स जो है वो कम्युनिकेट करने वाला है दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस को, इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसीज है तो वो भी कम्युनिकेट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टेट दैट द ऑडिटर प्रोवाइड्स दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस विद अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर हैज complied with relevant ethical requirements regarding independence and communicate with them all relationships and other matters that may be reasonably be thought to bear on the auditor's independence। ऑडिटर के इंडिपेंडेंस के ऊपर एक स्टेटमेंट ऑडिटर को देना है दोषारोपित गवर्नेंस को कि उसने सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है इंडिपेंडेंस को लेके, सारी रिलेशनशिप जो उसके मैनेजमेंट के साथ में है या कोई भी आदमी के साथ में होंगी वो उसने कम्युनिकेट करी है, और कोई भी अदर मैटर्स है जो कि रीजनेबली भी थॉट टू बियर ऑन द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ऑडिटर के इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई भी अगर दूसरे कोई मैटर्स होते होंगे तो वो भी वो दोषारोपित गवर्नेंस से स्टेटमेंट में दे देगा। सी है फॉर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सच एंटिटीज फॉर विच की ऑडिट मैटर्स आर कम्युनिकेटेड इन अकॉर्डेंस विद एसएस 701 स्टेट दैट फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोषारोपित गवर्नेंस द ऑडिटर डिटरमाइंस दोज मैटर्स दैट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड एंड आर देयरफॉर की ऑडिट मैटर्स। जो भी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर डाला है तो ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें उसको एक लाइन लिखनी है कि एज पर एसएस 701 जो भी ऑडिटर को लगा कि एकदम की ऑडिट मैटर है, सिग्निफिकेंट है ऑडिट के अंदर, वो सारे मैटर्स उसने दोषारोपित गवर्नेंस के हाथ में डिस्क्लोज किए हैं। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एसएस 701 द ऑडिटर डिस्क्राइब्स दिस मैटर्स इन द ऑडिटर रिपोर्ट अनलेस लॉज or regulation precludes public disclosure about the matter, or when in extremely rare circumstances the auditor determines that the matter should not be communicated in the audit report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication। as per SS 701 ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर दोषारोपित गवर्नेंस से, करेक्ट है। तो वो ये बोल रहा है कि अनलेस कोई लॉ और रेगुलेशन मना करता है ऐसा कम्युनिकेशन करने के लिए, ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए, या फिर ऐसा कम्युनिकेशन करने से पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट, तो फिर ऑडिटर को सोच के कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये जेनरिक पैराग्राफ एकदम है। तो यहाँ पे हमारा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पैराग्राफ है वो 3 पार्ट में था, वो तीनों पार्ट अपन ने यहाँ पे खत्म कर दिए, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लेना, और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर अगर एग्जाम में आता है तो इन तीनों का आपको मिश्रण करके एग्जाम में एक बढ़िया आंसर फ्रेम करना है, ठीक है। उसके बाद में 9th आता है location of the description of the auditor's responsibility for the audit of the financial statement। The description of the auditor's responsibility for the audit of the financial statement shall be required by this essay shall be included a within the body of the auditor's report। अभी auditor's responsibility जो है ये कहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, ये स्टेटमेंट कहाँ पे आना चाहिए, तो पहला आता है within the body of the auditor's report के अंदर आना चाहिए, within an appendix to the auditor's report in which case the auditor's report shall include a reference to the location of the appendix। ठीक है, आप उसको एज एन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है कि मेन ऑडिट रिपोर्ट में मत डालो, ठीक है। मेन ऑडिट रिपोर्ट में क्या डालो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहां पे लिखो रेफर अपेंडिक्स नंबर ए, और अपेंडिक्स ए में सारा जो भी अपने डिस्कस किया ना वो सारा वहां पे डाल दो, ठीक है। तो अपेंडिक्स ए मतलब क्या है, एक एनेक्चर है ऑडिट रिपोर्ट का। तो जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है ना वो एकदम भारी भरकम भरा भरा नहीं दिखेगा, खराब नहीं दिखेगा, वो एकदम क्रिस्प और क्लियर दिखेगा, क्योंकि हमने देखा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितनी सारी चीजें हैं। इतनी सारी चीजें अगर हम लोग मेन ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट का मतलब खत्म हो जाएगा, लोग पढ़ेंगे ही नहीं उसको।
तो एक अपेंडिक्स के रूप में उसको सेपरेटली डालो। और सी है बाय स्पेसिफिक रेफरेंस विद इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द लोकेशन ऑफ सच डिस्क्रिप्शन ऑन वेबसाइट ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे है उसका लोकेशन एनटीटी के वेबसाइट पे भी डालना चाहिए, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, डायरेक्टली ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, कोई भी उस वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक किया तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपेंडिक्स में वो जाके खड़ा हो जाएगा। फिर ये आपको ऊपर जो मैंने बताया ये ट्रू और फॉल्स है, अपेंडिक्स इसमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। When the auditors refers to a description of the auditor's responsibility on a website of an appropriate authority, the auditor shall determine that such description address is not inconsistent with the requirements of this essay। अगर आप वेबसाइट पे डाल रहे हो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्क्रिप्शन का लोकेशन वेबसाइट पे डाल रहे हो एंटिटी के, जस्ट देख लो कि एसेस के अकॉर्डिंग वो मना तो नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। 10 आता है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ, ये वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका सेपरेट ऐसे उसके ऊपर है। 11th है सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी साइंड, द रिपोर्ट इज साइंड बाय द ऑडिटर इन हिज पर्सनल नेम, ठीक है, ऑडिटर अपने पर्सनल नेम में रिपोर्ट साइन करता है। वेयर द फर्म इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर, द रिपोर्ट इज साइंड इन द पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर एंड इन द नेम ऑफ द ऑडिट फर्म। अगर एक पार्टनरशिप फर्म ऑडिटर है तो जो साइन होता है वो उसके पार्टनर के पर्सनल नेम में होता है और ऑडिट फर्म के नाम पे भी वो साइन करता है, ठीक है, तो वो दोनों के नाम पे साइन करता है। द पार्टनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो नीड्स टू मेंशन द मेंबरशिप नंबर असाइंड बाय आईसीआई। आईसीआई का मेंबरशिप नंबर भी उसको लिखना पड़ेगा नीचे कि उसका मेंबरशिप नंबर क्या है। दे ऑल्सो इंक्लूड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नीचे डालना पड़ेगा वेर एवर एप्लीकेबल, ठीक है ना। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, कहाँ पे साइन किया, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, तो वो आपको लिखना है। डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, कौन सी तारीख को साइन किया वो भी वहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आपका ऑडिट रिपोर्ट पूरा हो गया, एसए 700 कंप्लीट हो गया। नाउ विल स्टार्ट एसए 701। अभी हम लोग है एसए 701 के ऊपर कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट by providing greater transparency about the audit that was performed, to assist the user in understanding those matters that in the auditor's judgment were the most significant in the audit of the financial statements। तो की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, की ऑडिट मैटर कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर के जजमेंट में इतने सिग्निफिकेंट है कि कंपनी के मेंबर्स को वो मालूम ही रहना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा कंपनी में हुआ है। अब सर इसके एग्जांपल क्या होंगे, मान लो कंपनी के ऊपर एक 1200 करोड़ रुपए का एनवायरमेंटल अथॉरिटी का प्रदूषण के लिए केस चालू है, ठीक है, तो ये एक की ऑडिट मैटर हो गया। कल जाके अगर ये केस कंपनी के फेवर में नहीं हुआ तो कंपनी को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर के जजमेंट में इतने सिग्निफिकेंट होते हैं कि इनको सेपरेटली ऑडिटर रिपोर्ट में हाईलाइट करना जरूरी है, ताकि मेंबर्स ऑफ द कंपनी, द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी गेट टू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ सीरियस मैटर्स, ठीक है। Now definition of key audit matter. Key audit matter are those matters that in the auditor's professional judgment were of most significant in the audit of the financial statements। ऐसे matters जो auditor के judgment में most significance के थे in the audit of the financial statements। Key audit matter are selected from matters communicated with those charged with governance, ठीक है। Now scope of communicating key audit matter: a substitute for disclosure in the financial statements, a substitute for the auditor expressing a modified opinion when required by the circumstances, a substitute for reporting in accordance with SA 570, a separate opinion on individual matters। तो क्या बोल रहे हैं वो कि लोगों के मन में गलतफहमी थी कि की ऑडिट मैटर एक सब्स्टिट्यूट है डिस्क्लोजर करने के लिए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं किया कोई बात नहीं, की ऑडिट मैटर करके डिस्क्लोज ऑडिट रिपोर्ट में कर दो, ऐसा है कि नहीं। तो उसने यहाँ पे क्या बोला है, स्कोप कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉट, क्या बोल रहा है, इज नॉट, बोले ऑडिटर रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो एक सब्स्टिट्यूट है डिस्क्लोजर करने के लिए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं किया तो यहाँ कर दो, कि वो सब्स्टिट्यूट है फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन करना है तो की ऑडिट मैटर कर दिया तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन हो गया, ऐसा है कि नहीं। उसके लिए सेपरेट पैराग्राफ है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो कि थर्ड पैराग्राफ है ओपिनियन करके, तो उसको वहीं पे जाके अपना ओपिनियन लिखना है। की ऑडिट मैटर में ओपिनियन नहीं लिख सकता, ठीक है। उसके बाद में इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ 570 मतलब गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो इस तरीके की जो गलतफहमी है वो यहाँ पे स्कोप में उसने दूर कर दी, ठीक है। उसके बाद में आता है एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसए 701।
It is intended to address both the auditor's judgment as to what to communicate in the auditor's report and the form and content of such communication. This essay applies to audit of complete sets of general purpose financial statements of listed entity. तो सारी लिस्टेड एंटिटी, हर लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर ऐसे 701 एप्लीकेबल हो जाता है. एंड सर्कमस्टेंसेस व्हेन द ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड्स टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. लिस्टेड एंटिटीज के अलावा कोई और सर्कमस्टेंसेस अगर उसको वो एनकाउंटर करता है ऑडिट के दौरान, मान लो अनलिस्टेड एंटिटीज के या प्राइवेट कंपनीज के, कि भाई उसको लगता है कि की ऑडिट मैटर लिखना चाहिए तो वो लिख सकता है. एंड रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. However, SA 705 prohibits the auditor from communicating key audit matter when the auditor disclaims an opinion on the financial statement unless such reporting is required by law or regulation. ठीक है, अगर ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया, आपको पता है कि 3 तरह के ऑडिट ओपिनियन रहते हैं. एक रहता है क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, और अनक्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर रहता है क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. 3 तरह के रहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन. जो अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर वो दे रहा है तो उसको की ऑडिट मैटर डिक्लेयर करना, डिस्क्लोज करना नहीं है. ठीक है, अनलेस लॉ और रेगुलेशन स्पेसिफिकली उसको बोले कि डिस्क्लोज कर तो बात अलग है, नहीं तो उसको डिस्क्लोज करना नहीं है. सर क्यों? क्योंकि अगर वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है दैट मींस उसको उतने एविडेंस ही नहीं मिले कि वो ऑडिट कर पाए. ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा. ठीक है, तो डिस्क्लेमर अगर वो डिस्क्लेम करता है अपना ओपिनियन तो उसको ऐसे 705 बोलता है कि तू की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट मत कर. ठीक है, तो ये एमसीक्यू या ट्रू और फॉल्स में ये चीज आ सकती है. ठीक है ना. नाउ डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर. द ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस दोज मैटर्स दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इन परफॉर्मिंग द ऑडिट. अभी ऑडिटर ने जितने भी मैटर कम्युनिकेट किए हैं दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस को, उनमें से ऐसे मैटर्स ऑडिटर को निकालना है जिसमें ऑडिटर का स्पेसिफिक अटेंशन था और जिस ऑडिट करने के दौरान, और उन मैटर्स को उसको की ऑडिट मैटर बोल के डिस्क्लोज करना है. इन मेकिंग दिस डिटरमिनेशन, और ये डिटरमिनेशन करते वक्त द ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग. नीचे दी गई चीजें को ऑडिटर को ध्यान में रखना है जब वो की ऑडिट मैटर चुन के निकाल रहा है. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आ सकता है. तो पहला क्या ध्यान में रखना है? एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ऐसी एरियाज ऑडिट के अंदर, ऐसी एरियाज जिनमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट अपन ने बहुत हाई किया था कि ज्यादा चांसेस कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहाँ पे हो, और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद एसए 315. उसके बाद में आता है सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट्स रिलेटिंग टू एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऐसे एरियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां पे आपने सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट किया हो. ठीक है, वो भी आपको ध्यान, ये ऐसे एरियाज आपको ध्यान में रखने हैं जब की ऑडिट मैटर निकाल रहे हो. ठीक है, द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड. इस पीरियड के दौरान जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका ऑडिट पे क्या इफेक्ट है, ये भी ऑडिटर को ध्यान में रखना है जब वो की ऑडिट मैटर निकाल रहा है. कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर. द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट दैट ए की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट. और उसके बाद में बी दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट of the financial statements as a whole and informing the auditor's opinion thereon, and auditor does not provide a separate opinion on this matter. ये दो चीज उसको लिखना है जब वो की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट कर रहा है. पहली चीज क्या लिखना है कि ये मैटर वो मैटर है जो ऑडिटर के जजमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट थे, और दूसरा उसको लिखना है कि ये जो मैटर है ये ऑडिट के दौरान एड्रेस कर दिए हैं. ठीक है, और इन मैटर्स के ऊपर ऑडिटर कोई सेपरेट ओपिनियन पास नहीं कर रहा है. ये जैसे आपके ध्यान में आना चाहिए, आपको हाईलाइट होना चाहिए, इसके लिए सेपरेटली इन मैटर्स को लिखा है. बस यहाँ पे आपका ऐसे 701 जो है खत्म हो गया. नाउ विल मूव टू ऐसे 705. यस, सो वी आर एट ऐसे 705 मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट. नाउ मॉडिफिकेशन मतलब क्या कि आप कोई क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, कोई खराब ओपिनियन दे रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन. क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन ओपिनियन मतलब खराब ओपिनियन देना. ठीक है, स्कोप क्या है? दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to issue an appropriate report in circumstances in forming an opinion in accordance with SA 700. The auditor concludes that a modification to the auditor's opinion on the financial statement is necessary. जब ऑडिटर को लगता है कि उसका ओपिनियन उसको मॉडिफाई करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो उसको ऐसे 705 लगाना पड़ेगा. This essay also deals with how the form and content of the auditor's report is affected when the auditor expresses a modified opinion.
कैसे जो हमने ऊपर के पैराग्राफ ऊपर के पेजेस में पढ़ा था ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट कि किसकी क्या फॉर्म रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा, वो कैसे मॉडिफाई होता है, ठीक है, वो कैसे चेंज होगा इन अकॉर्डिंग विद एसए 705 अगर वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई करता है तो। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज नेसेसरी व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स। अब ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा? व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स based on the audit evidence obtained that the financial statements as a whole are not free from material misstatement। जब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है, द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statements are free from material misstatement। तो दो कारणों से ऑडिटर अपने ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा। पहला कि उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है और वो ये कंक्लूड कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा, जब उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले, जब उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले ये कंक्लूड करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, दोनों ही सिनेरियो में उसको मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना है। तब टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन के तीन तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, एक होता है एडवर्स ओपिनियन, एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। द डिसीजन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट डिपेंड्स अपॉन। अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स इट इज डिपेंडेंट दैट विच टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन इज टू बी गिवन। क्या ऐसे फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रख के ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि उसको क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, कि एडवर्स ओपिनियन देना है, कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। पहला क्या है? द नेचर ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन। ऐसी क्या चीज हो गई, ऐसा क्या मैटर हो गया जिसके कारण आपको मॉडिफिकेशन देना पड़ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, एडवर्स ओपिनियन देना है, कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। तो द नेचर ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, दैट इज whether the financial statements are materially misstated or in the case of inability to obtain sufficient appropriate audit evidence may be materially misstated। मतलब क्या ऐसा नेचर हो गया जिसके कारण उसको मॉडिफिकेशन देना है? क्या उसको सफिशिएंट एविडेंस मिल गया और उसको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है? क्या उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल ही नहीं रहा है? ये दोनों कारणों से उसको ये डिसाइड करेगा कि उसको कैसा ओपिनियन देना है। द ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑडिटर का क्या जजमेंट है अबाउट द परवेसिवनेस? सर परवेसिवनेस मतलब गहराई, कि कितना डीप है, ठीक है, कितना ग्रेविटी है बेसिकली उस मिस स्टेटमेंट का, जो मिस स्टेटमेंट हुआ है उसका कितना ग्रेविटी है, कितना स्ट्रॉन्ग मिस स्टेटमेंट वो है, ठीक है, उसको कहते हैं परवेसिवनेस। तो द ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो अब आते हैं इधर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे the auditor concludes that based on the audit evidence obtained the financial statements as a whole are not free from material misstatement, or the auditor is not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence to conclude that the financial statements are free from material misstatement। ये दोनों चीज होना जरूरी है अगर उसको ऐसे 705 का गेट ओपन करना है। तो ऐसे 705 का गेट तभी ओपन होगा जब ये दोनों में से कोई भी एक चीज रहेगी, ठीक है। दोनों चीज क्या है? उसको एविडेंस मिला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, दूसरा चीज क्या है कि उसको एविडेंस ही नहीं मिल पा रहा कि वो ये कंक्लूड कर पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। डिटरमाइन द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, अभी कौन सा टाइप का मॉडिफिकेशन देना है वो यहाँ पे लिखा है। पहला है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या है क्वालिफाइड ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन कब देना है? द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड्स दैट मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्वालिफाइड ओपिनियन कब इशू करेगा? कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए और मिलने के बाद में वो ये कंक्लूड कर रहा है कि ये जो मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है, उतने ज्यादा ग्रेविटी की नहीं है, मटेरियल है लेकिन उतने तांडव नहीं मचा सकते, उतने परवेसिव नहीं है, ठीक है। और द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ओपिनियन। दूसरा पॉइंट क्या है? कब वो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा? पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि वो क्वालिफाइड ओपिनियन कब इशू करेगा? जब उसको एविडेंस मिला कि मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? वो कब क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा? जब उसको एविडेंस ही नहीं मिला,
ठीक है, और एविडेंस नहीं मिला बट ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो भी अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल होंगे बट परवेसिव नहीं होंगे, तो उस केस में भी वो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा। ठीक है ना। तो पहला क्या है कि उसको एविडेंस मिला कि मिसस्टेटमेंट है बट मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। दूसरा कि उसको एविडेंस नहीं मिला बट उसको लग रहा है कि जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते थे वो मटेरियल तो होते थे लेकिन परवेसिव नहीं होते थे। ठीक है। अब उसके बाद में आता है एडवर्स ओपिनियन। The auditor shall express adverse opinion when the auditor have obtained sufficient appropriate audit evidence and concludes that misstatements are material as well as pervasive। ठीक है। तो एडवर्स ओपिनियन बहुत सिंपल है। एडवर्स ओपिनियन कब इशू होगा? जब उसको एविडेंस मिला। अगर एविडेंस नहीं मिला तो एडवर्स ओपिनियन का दरवाजा ओपन ही नहीं होता। एडवर्स ओपिनियन का दरवाजा कब ओपन होगा? जब उसको एविडेंस मिला और एविडेंस ये बता रहा है कि मिसस्टेटमेंट परवेसिव भी है और मटेरियल भी है। सिंपल। ठीक है। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या बोलता है? द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन व्हिच टू बेस द ओपिनियन एंड द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट विल बी मटेरियल एज वेल एज परवेसिव। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी बहुत सिंपल है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का दरवाजा कब ओपन होगा? जब उसको एविडेंस मिला ही नहीं। अगर एविडेंस मिला तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का दरवाजा ओपन नहीं होगा। तो उसको अगर एविडेंस नहीं मिला तो ही डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का दरवाजा ओपन होगा। और ऑडिटर को ये लग रहा है कि जो पॉसिबल इफेक्ट अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट के होंगे वो मटेरियल भी होंगे और परवेसिव भी होंगे। अगर ऐसा है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन वो दे देगा। अगर ऐसा नहीं है, उसको लग रहा है कि मटेरियल तो होते थे लेकिन परवेसिव नहीं होते थे, तो वो क्या करता था? वो ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन देता था। ठीक है। तो आपको ये 3 तरह के ओपिनियन बहुत प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब आता हूं मैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है। Consequences of inability to obtain sufficient appropriate evidence due to management imposed limitation after the auditor has accepted the engagement। ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद में मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दिया। ठीक है। उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। द ऑडिटर नीड टू एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और टू डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी यहाँ पे वो क्वालिफाइड और डिस्क्लेम की बात क्यों कर रहा है, एडवर्स की बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एडवर्स में हमने क्या बोला कि एविडेंस मिलना जरूरी है। एविडेंस नहीं मिला तो एडवर्स का बात ही नहीं होता। और अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इंपोज कर दिया तो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, वो क्वेश्चन में लिखा है, राइट। तो दरवाजा सिर्फ दो चीजों का ओपन हो सकता है, एक डिस्क्लेमर का और एक क्वालिफाइड का। अब अगर मटेरियल और परवेसिव दोनों होगा तो डिस्क्लेम में जाएगा, अगर मटेरियल होगा लेकिन परवेसिव नहीं होगा तो क्वालिफाइड में जाएगा। तो ऑडिटर नीड टू एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और टू डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट दैट मैनेजमेंट रिमूव द लिमिटेशन। तो ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को डिस्क्लेम करना है या क्वालिफाइड ओपिनियन देना है और मैनेजमेंट को बोलना है कि लिमिटेशन हटा दो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू रिमूव द लिमिटेशन, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अगर मैनेजमेंट बोलता है कि मैं लिमिटेशन नहीं हटाऊंगा तो ऑडिटर को दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है। अनलेस ऑल ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस आर इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग द एंटिटी। अनलेस मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस में कोई फर्क नहीं है, सारे मेंबर्स दोज चार्ज विद गवर्नेंस में भी है और मैनेजमेंट में भी है, तो फिर अलग से बोलने का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी में ऐसा है कि मैनेजमेंट अलग है और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अलग है, तो उसको पहले दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को इंटीमेट करना जरूरी है। एंड डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और ऑडिटर को ये भी देखना है कि क्या कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर है जो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ठीक है ना। चलो ये हो गया। If the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall determine the implications as follows। अगर ऑडिटर सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाता तो नीचे दिए गए implications होंगे। पहला, if the auditor concludes that the possible effects on the financial statements of undetected misstatements could be material but not pervasive, तो क्या देगा? वो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा। करेक्ट है। अगर वो बोलता है कि जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल भी होते और परवेसिव भी होते, तो क्या करता? वो डिस्क्लेमर और ओपिनियन दे देता। ठीक है। तो इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी कुड बी बोथ मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, सो दैट अ क्वालिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन वुड बी इनएडिक्वेट टू कम्युनिकेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, द ऑडिटर शैल, अगर ऐसा है तो क्या करेगा? वो विथड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट वेयरएवर प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ। अगर पॉसिबल है तो पहले तो ऑडिट से विथड्रॉ ही कर लो आप कि मेरे को नहीं करना। अगर विथड्रॉल पॉसिबल नहीं है, इफ द विथड्रॉल फ्रॉम द ऑडिट बिफोर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट पॉसिबल, डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो बोल रहा है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने के पहले आप विथड्रॉ कर लो। अगर विथड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो फिर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो। सिंपल है। उसके बाद में आता है, इफ द ऑडिटर डिसाइड्स टू विथड्रॉ
when the auditor decides to withdraw, before withdrawing, the auditor shall communicate to those charged with governance any matters regarding misstatements identified during the audit that would have given the rise to modification of the opinion. विड्रॉ करने के पहले ऑडिटर को दो शर्त विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट कर देना है कि क्या क्या ऐसे मैटर्स थे जिसके कारण मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन हो सकता था, ठीक है. अदर कंसिडरेशंस रिलेटेड टू एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. व्हेन द ऑडिटर कंसीडर्स इट नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन on the finance statements, the auditor's report shall not also include a unmodified opinion with respect to the same financial reporting framework on a single finance statements or one or more specific elements, accounts or items of the finance statements. क्या बोल रहा है वो कि अगर आप एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हो तो आपको पूरे फाइनेंस स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इतना सब ठीक था लेकिन इतना एडवर्स था. नहीं, आपको कोई भी डबल माइंडेड वाली बात नहीं करनी है. To include such an unmodified opinion in the same report in this circumstances would contradict the auditor's adverse opinion unless required by law. When the auditor disclaims an opinion on the financial statement, the auditor's report shall not include key audit matter. हमने ऊपर ही पढ़ा था कि अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो तो आपको की ऑडिट मैटर नहीं डालना है, क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आपने एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं किए तो की ऑडिट मैटर कैसे डालोगे आप, ठीक है. फिर कम्युनिकेटिंग दोज विद गवर्नेंस. व्हेन द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स to modify the opinion in the auditor's report, the auditor shall communicate with those with governance the circumstances that led to the expected modification and the wording of the modification. तो आपको कभी भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट अगर मॉडिफाई करनी है, ये एमसीक्यू में आ सकता है या करंट इंटेंट में आ सकता है, आपको कभी भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है, बिफोर मॉडिफाइंग द ऑडिट रिपोर्ट पहले आपको दो शायद गवर्नेंस से डिस्कस करना है कि देखो मैं अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करने वाला हूँ, इन कारणों के कारण मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ और मेरे मॉडिफिकेशन के वर्डिंग ये रहेंगे, ठीक है. चलो ये हो गया. अब है नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, ठीक है. तो ये एक समरी बनाया है इन्होंने यहाँ पे. समरी क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव. अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, मटेरियल और परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन. और अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन है तो, अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन है और जो पॉसिबल इफेक्ट होते वो अगर मटेरियल होते लेकिन परवेसिव नहीं होते तो क्वालिफाइड ओपिनियन. मटेरियल भी होते परवेसिव भी होते तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है. तो उन्होंने यहाँ पे एक समरी बना के दिया. नाउ विल कम टू एसए 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है. इसमें क्या बोल रहा है, द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड इन रिकॉर्ड. अभी हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस साल का करंट ईयर का बनता है और पिछले पीरियड का ही बनता है. जो पिछले पीरियड के जो फिगर्स है उनको लेके ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी क्या है वो बता रहा है वो. तो जो भी अमाउंट्स और डिस्क्लोजर इंक्लूडेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो भी अमाउंट और डिस्क्लोजर है वो, और इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड, ठीक है. उसकी ऑडिट प्रोसीजर क्या है, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है. तो ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से रिक्वायर्ड है, ठीक है. मतलब अगर शेड्यूल 3 बोलता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए तो वो है या नहीं है, ये ऑडिटर को चेक करना है. मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो केवल करंट पीरियड का बना दिया क्या, तो ऑडिटर को अपना रिपोर्ट में दिखना है कि भी कंपैरेटिव फिगर नहीं बनाया. इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ अ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है अगर उसमें कोई पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाता है और ऑडिटर उस ऑडिटर को ध्यान में आ जाता है, ठीक है, तो ऑडिटर को क्या करना है, शैल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस. तो उसको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है. एज पर एसए 580 द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल पीरियड्स रेफर टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन. जितने भी कंपैरेटिव पीरियड है उनके लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले लो कि सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है, क्या है क्या नहीं, एक सिक्योरिटी आपके पास में हो जाती है. अब सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द विद द financial statements. If supplementary information that is not required by the applicable financial reporting framework presented with the audited financial statement, the auditor shall evaluate. क्या evaluate करेगा ऑडिटर? अगर कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में डाली हुई है, जरूरी नहीं थी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जरूरी नहीं थी, फिर भी मैनेजमेंट ने डाल दी, तो ऑडिटर को क्या करना है, वेदर इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट supplementary information is nevertheless an integral part of the financial statements due to its nature or how it is presented. तो ऑडिटर को पहले ये देखना है कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है.
when it is an integral part to the financial statement, the supplementary information shall be covered by the auditor's opinion. अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंटीग्रल पार्ट है तो वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडिटर के ओपिनियन में उसका एक पार्ट बननी चाहिए. Whether such supplementary information is presented in a way that sufficiently and clearly differentiates it from the audited financial statements. क्या वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट करी गई है कि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से क्लियरली अलग तरीके से डिस्प्ले करी गई है. इफ दिस इज नॉट द केस देन ऑडिटर शैल आस्क मैनेजमेंट to change how the unaudited supplementary information is presented. ठीक है. If management refuses to do so, the auditor shall identify the unaudited supplementary information and explain in the auditor's report that such supplementary information has not been audited. अगर मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं हम इस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को अलग से नहीं दिखाएंगे तो ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है कि भाई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को मैंने ऑडिट नहीं किया है. ठीक है. तो दो चीजें करनी है. अगर इंटीग्रल पार्ट है तो ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसको कवर करना है, उसको ऑडिट करना है. अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो ऑडिटर को बोलना है कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को क्लियरली अलग से दिखाओ. अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना है कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को मैंने ऑडिट नहीं किया. ठीक है. डन. अभी हमारा लास्ट ऐसे आता है ऐसे 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट. इसमें क्या बोलता है स्कोप. दिस ऐसे मैं थोड़ा इसको वो कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ. दिस ऐसे डील्स विद एडिशनल कम्युनिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन द ऑडिटर कंसीडर्स इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू अ मैटर और मैटर्स. ठीक है. प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. ऐसे 706 कब पिक्चर में आता है जब ऑडिटर को एडिशनल कम्युनिकेशन करने का रिक्वायरमेंट आ जाता है. कोई ऐसे मैटर्स होते हैं बच्चों जो बहुत सिग्निफिकेंस के होते हैं जो ऑडिटर को कम्युनिकेट करना होता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में ताकि यूजर का अटेंशन वो ले पाए. अभी वो की ऑडिट मैटर नहीं है. अगर वो की ऑडिट मैटर है तो वो की ऑडिट मैटर में ऊपर डिस्प्ले हो चुके होंगे. की ऑडिट मैटर के अलावा कोई अगर मैटर है जहां पे उसको लगता है कि यूजर का अटेंशन आना चाहिए तो उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ बोल के डालना है. ठीक है. तो प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट दे आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यूजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे मैटर्स को अलग से दिखाया जाए. लेकिन ये मैटर्स कौन से होंगे जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने डाले हुए हैं लेकिन ऑडिटर चाहता है कि उन पे सेपरेट अटेंशन फोकस हो. ठीक है. अदर देन दोस प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर रेलेवेंट टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग. और फिर दूसरे मैटर्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज तो नहीं है लेकिन यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है. ऐसे दोनों तरीके के मैटर ऑडिटर इस ऐसे 706 में डालेगा. तो ये तो हो गया स्कोप. अभी ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेना. ऑब्जेक्टिव वही है कि प्रॉपर्ली प्रेजेंट होना चाहिए. वो हम जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर. अभी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ में डिफरेंस क्या है. ठीक है. अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अ मैटर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एम्फेसिस ऑफ मैटर में उन मैटर्स को लिखा जाता है जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने डाल रखे हैं और जिस पे यूजर का सेपरेट अटेंशन फोकस करवाना है. इसके लिए उसको अलग से यहाँ पे एम्फेसिस ऑफ मैटर में ऑडिटर डाल रहा है. ठीक है. तो वो यही बोल रहा है कि इट रेफर्स टू दोस मैटर्स व्हिच आर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट इज ऑफ सच सिग्निफिकेंस दैट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अदर मैटर पैराग्राफ में क्या है. अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अ मैटर अदर देन दोस प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड. अदर मैटर पैराग्राफ में वो मैटर्स ऑडिटर बता रहा है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड नहीं है. तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है एम्फेसिस ऑफ मैटर में और अदर मैटर पैराग्राफ में. एम्फेसिस ऑफ मैटर में उन मैटर को डिस्क्लोज किया जाता है जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है और अदर मैटर में उन चीजों को डिस्क्लोज किया जाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है. ठीक है. अब आता है रिक्वायरमेंट्स. एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. When the auditor includes an emphasis of matter paragraph in the auditor's report, तो auditor shall, जब वो emphasis of matter paragraph include करता है तो auditor को क्या करना है. पहला, include the paragraph within a separate section of the auditor's report with an appropriate heading that includes the term emphasis of matter paragraph. Separate heading रहेगा emphasis of matter paragraph, separate paragraph और separate heading. ठीक है. अभी include in the paragraph a clear reference to the matter being emphasized. एक क्लियर रेफरेंस रहना चाहिए कि कौन से मैटर को अपन एम्फसाइज कर रहे हैं. एंड टू वेयर रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स दैट फुल्ली डिस्क्राइब द मैटर कैन बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है.
जो आप मैटर को एम्फोसाइज कर रहे हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ आप फाइंड कर सकते हो, वो भी आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। द पैराग्राफ शैल रेफर ओनली टू इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि अगर जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं है वो कहाँ जाएगी, वो अदर मैटर पैराग्राफ में जाएगी, ठीक है। एंड इंडिकेट दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर एम्फसाइज्ड, और ऑडिटर को स्पेसिफिकली लिखना है कि मेरा ओपिनियन मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एम नॉट मॉडिफाइंग माय ओपिनियन इन रिस्पेक्ट टू द मैटर एम्फसाइज्ड, ठीक है। अब आता है अदर मैटर पैराग्राफ। इफ द ऑडिटर कंसीडर्स इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट अ मैटर अदर देन दोस दैट आर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड, ऐसे मैटर्स अगर ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है जो प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज नहीं है तो वो अदर मैटर पैराग्राफ में डालेगा, ठीक है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in the auditor judgment is relevant to the user's understanding, और वो मैटर्स यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर शैल इंक्लूड एन अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट, उसको अदर मैटर पैराग्राफ डालना है, ठीक है। और उसके लिए वो क्या करेगा, पहला, दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, कि इस तरीके के मैटर डालने के लिए लॉ और रेगुलेशन ने प्रोहिबिट नहीं किया है, अगर प्रोहिबिटेड है तो वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डाल सकता, ठीक है। एंड when SA 701 applies, the matter has not been determined to be a key audit matter to be communicated in the auditor's report, और वो कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, क्योंकि की ऑडिट मैटर है तो वो फिर ऐसे 701 के हिसाब से एज अ की ऑडिट मैटर डिस्प्ले होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, ना कि एज अ अदर मैटर करेगा, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि ऐसे 701 अप्लाई होता है तो की ऑडिट मैटर बोल के डिस्क्लोज होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन विद दोस्त विद गवर्नेंस, इफ द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ डाल रहा है, डालने के पहले उसको दोस्त विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट करना है कि भैया मैं ऐसे पैराग्राफ डाल रहा हूँ और उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग ये है। इस तरीके से आपका एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ मैंने कवर करवा दिया। यहाँ पे आपका चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।